हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ लिया है। आप लोगों ने यदि अभी तक पिछला लेक्चर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो कर लीजिए, तभी ये समझने में आपको आसानी होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक किया था कि रासायनिक अभिक्रिया से किन किन बातों का पता चलता है, और देखे थे कि रासायनिक समीकरण का क्या सीमा है, यानी क्या औकात है, कितना दूर तक रासायनिक समीकरण बताता है। आज हम लोग देखेंगे क्या रासायनिक समीकरण हमको हर चीज का जानकारी देता है, नहीं देता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी का आंसर आज हम लोग देने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्रभावशाली दे या फिर उपयोगी दे, सेम ही आप लोगों को रखना है, ठीक है ना। उपयोगी और प्रभावशाली मतलब सेम ही हो जाता है। वैसे हिंदी का मतलब कुछ और आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब लगभग सेम ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, उसका जब सीमा पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण कभी भी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। तो हम सबसे पहला काम वही करेंगे कि जब भी समीकरण लिखेंगे ना, बगल में उसके अवस्था की जानकारी दे देंगे, जिससे क्या होगा, पढ़ने वालों को ये आसान लगेगा समझने में। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे कर देते। पहला दिया अवस्था की जानकारी, जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है पदार्थ है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, सबको पता है। सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठोस के लिए हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, द्रव होगा तो उसके लिए एल का प्रयोग करेंगे, जलीय होगा तो उसके लिए ए क्यू का प्रयोग करेंगे, ए क्यू का प्रयोग करेंगे, गैस होगा तो उसके लिए जी का प्रयोग करेंगे। इन चीज़ को आप लोग ध्यान में, इसको स्मॉल ब्रैकेट में पैक करके रखेंगे। सर एक्वस और लिक्विड एक ही नहीं लिख सकते, तो बहुत जगह एक भी लिख दिया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि द्रव हो तब आप लिक्विड लगाइए। लेकिन आपको पता है कि जल है, जैसे हो गया CaOH का होल 2, जैसे हो गया NaOH, तो आपको पता चले OH आ रहा है ना, वो जलीय विलयन वाला है, तो उसमें आप लोग AQ का ज़्यादा प्रयोग करिए तो प्रॉपर माना जाता है। तो चलिए, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था। अब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, जो कि एक सॉलिड होगा, प्लस में इससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस होगा। ठीक है, अभी बस इतना ही, क्योंकि अभी आगे का चीज़ नहीं पढ़े तो वहाँ पे एरो वगैरह हम लोग नहीं लगाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे एरो अंतिम में लगा देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले हमारा नॉर्मल सा समीकरण हुआ करता था, CaCO3 से गर्म होने के बाद बनता था CaO प्लस CO2। लेकिन अब हम लोगों ने बताया कि नहीं, अब देखने से ही पता चल जाएगा, नहीं भैया ये जो है ना समीकरण का अवस्था बता दिया है, तो इसको ना हम अच्छा लोग मानेंगे। अब इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, पट से पढ़ते ही समझ जाएंगे, अच्छा बेटा तुम ठोस है, आओ ना तुमको गैस बना के निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है उष्मा की जानकारी। हमने पढ़ा था इसके सीमा में, रासायनिक समीकरण के सीमा में। सर कौन सी सीमा में, रासायनिक समीकरण की सीमा में, कल बताया था ना मैंने। सीमा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी ना रासायनिक समीकरण से हमको पता ये चीज़ का नहीं चल पाता है कि अब मतलब कि कितना उष्मा निकल रहा है, कितना उष्मा लग रहा है, उष्मा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये उसमें लिखा हुआ नहीं रहता था। तो हम सबसे पहला काम, ये गर्मी जो है ना, देखिए जब भी अभिक्रिया होगा गर्मी निकलेगा, आपको पता था ना, पहले बताए थे अभिक्रिया जब भी होगा गर्मी निकलेगा। घर में भी देखते होंगे, गलती से कोई अभिक्रिया कर गया, गर्मी देखिए तो क्या गजब का गर्मी है देखे होंगे आप लोग। तो हम लोग दूसरा काम यहाँ पर भी वही करेंगे, रासायनिक समीकरण में सबसे पहले ना उष्मा की जानकारी देंगे कि भैया उष्मा निकल रहा है कि उष्मा लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा कोई सा भी एक ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में हम जैसे पानी डालते हैं तो हमारा बनता है CaOH का होल 2, और साथ ही साथ में इसमें उष्मा निकलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस उष्मा। दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया, कोई बात नहीं, अपना ही है वो भी, प्लस उष्मा। लेकिन कभी कभी उष्मा लगता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था N2 प्लस में O2, ये बन जाएगा 2NO माइनस उष्मा होगा। सर पिछले दिन तो आपने NO2 लिखा था, तो बैलेंस कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे माइनस उष्मा हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलने लगेगा कि अब जैसे ही रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे तो हमको लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो गर्मी छोड़ेगा, संभल के करना चाहिए। इसमें लगेगा अरे बाप रे बाप ये ठंडा हो जाएगा, तो उस टाइप से हमको संभल के करना पड़ेगा। तो ये हम क्यों करें, उपयोगी बनाने के लिए, खुद के लिए उपयोगी बनाने के लिए, प्रभावशाली अच्छा दिखे मेरा समीकरण, देखते ही समझ में आ जाए, ऐसा बनाओ सर। चलिए अगला देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन के बारे में दे देंगे जानकारी, उष्मा में परिवर्तन के बारे में जानकारी देंगे। अब क्या सर गैस का निकलेगा, उसमें भी जानकारी देंगे।
आप ही बताइए, गैस निकलने का जानकारी नहीं दीजिएगा। गलती से कोनो को पैक एक्सपेरिमेंट कर लिए, जैसे कि ये हुआ हमारा त्रिकोण फ्लास्क, है ना, ये हुआ त्रिकोण फ्लास्क। अब इसमें हम क्या किए हैं, दो को मिला दिए हैं, इसी को लो ना, ये वाला, इसको देख के इसमें गर्म कर रहे हैं, ऊपर में कॉर्क से ऐसे पैक कर दिए हैं, कॉर्क से पैक कर दिए हैं। क्या कुछ देर का भट्ट से बुलेगा कॉर्क, या ज़्यादा हैवी पैक कर दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो लोग ना करने से पहले समीकरण को देखेगा, हाँ इसको किया जाए कि नहीं किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही बता देंगे भैया गैस निकल रहा है, बच के बनाइएगा इसको, है। कौन सा गैस निकलेगा वो तो समीकरण से पता चल जाएगा देख के, लेकिन निकल रहा है गैस ही है वो चीज़ पहले समझ जाइए आप। जैसे कि इसमें हम लोग इसमें लिखते हैं कि हमारा वही Zn वाला, Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा वो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और गैस बनाएगा तो हम तीर के सिंबल ऊपर घुमा के इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी दे दिया जाए क्या, तो लो दे देते हैं, और चूंकि ये गैस है तो अवस्था के बारे में जी लिख देंगे, बात खत्म। हाँ सर इतना ही खत्म हो गया बात हमारा। यहाँ पे सॉलिड लिखना चाहिए था, लिख लीजिएगा आप लोग ब्रैकेट में, इसमें सॉलिड लिख लीजिएगा, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अगला, अवक्षेप का यदि निर्माण हुआ है तो उसकी भी जानकारी देना आपका कर्तव्य है। लोगों को बताइए, इसमें कुछ कचरा भी बनेगा, अवक्षेप के लिए आप इस सिंबल का यूज करिए। नीचे मुड़ का नीचे घुमा, मुंडी जैसे देखिए नीचे घुमा दिया, समझ जाइए बेइज्जती वाली बात है, कोई काम का चीज़ नहीं बना, तब ना इसे करके बैठा हुआ है। और यदि गैस निकलेगा भाई ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए मज़ा आ रहा है। अब छेप का जैसे निर्माण होगा तो इसमें ये वाला Ag वाला आप लोग ध्यान में मैंने रखने के लिए बताया था, है ना। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन हम लोग किसे कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तो हमारा बनता क्या है, बनता है AgCl प्लस में AgCl बनता है। ये किस रूप में बनता है, AgCl अवक्षेप बनता है, साथ में सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, NaNO3 बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वीडियो देख लिया है ना, नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च कर लो आप, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन या केमिकल फार्मूला बाय गौतम सर, केमिकल फार्मूला बाय गौतम सर सर्च करो, 1 नंबर पे दिख जाएगा आपको। तो ये वाला जो हो गया ना आपका, ये हमको दिखा रहा है कि देखिए नीचे घुमा हुआ है, मतलब वो बेकार सा सामान बनने वाला, अवक्षेप बनने वाला है। अवक्षेप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ वैसे ठोस जो अनावश्यक होता है, अवांछनीय होता है, नीचे पेंदी में फदफदा के बैठ जाता है, वैसे ठोस को हम लोग अवक्षेप करते हैं, अवक्षेप करते हैं। तो ये जो अवक्षेप निकल रहा है इसका जानकारी भी देंगे, तभी ये हमारा उपयोगी होगा। सर कुछ और जानकारी देंगे क्या, आपने क्या लिख रहा है, बाह्य कारक, ताप दाब, उत्प्रेरक। तो जब भी रिएक्शन करवाएंगे हम जो एक्स्ट्रा काम करेंगे ना वो लिखेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा जगह चाहिए तो यहीं से लेते हैं। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण बचपन में पढ़ा होगा, हाँ सर पढ़ा है, कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं वायुमंडल से, बहुत अच्छी बात। जल को लिया जाता है, सॉरी H2O, जल को लिया जाता है जड़ से, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, इसको पीछे लिखिएगा आप, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। और ये सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट, हम HNU लिख रहे हैं सनलाइट के लिए, है ना, सनलाइट के लिए HNU लिखा जाता है। प्लस में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज बनाएगा, साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 6 लगाइए, यहाँ पे 6 लगाइए और यहाँ पे 6 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल लिख रहे हैं, यहाँ सूर्य प्रकाश लिख रहे हैं। कभी कभी कुछ उत्प्रेरक लग जाता है, वो कार्बनिक यौगिक में उत्प्रेरक पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। उत्प्रेरक कौन होता है, नारद समझते हैं ना जी, नारद, नारद, हाँ सर नारद को तो बहुत बढ़िया समझे, नारद मुनि, वही नारायण, नारायण वाला नारद, वो महा उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट, ऐसा कैटलिस्ट जो अकेले महाभारत करा दिया। आप देखिएगा नारद मुनि ना कोनो लड़ाई में भाग नहीं लिए हैं, लेकिन सब लड़ाई का जड़ वही है ना, उन्हीं को पकड़ो। ये भी कैटलिस्ट भी वही होता है। ये जो उत्प्रेरक देखते हैं ना, उत्प्रेरक नारद मुनि है। ये कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के अभिक्रिया के रफ्तार को बढ़ा देगा ये, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग, बाह्य कारक माने जब भी ताप लगाएंगे, दाब लगाएंगे, आपने देखा होगा ये इस सिंबल का यूज करते हैं, ये इसी के आधार पे किया गया है। कभी कभी हम लोग प्रेशर का, कुछ निश्चित प्रेशर का उपयोग करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे भैया कितना PSI का प्रेशर है, कितना पास्कल का प्रेशर है,
ये सब चीज़ हम लिखेंगे तो हमारा देखने में थोड़ा सा प्रभावशाली लगेगा। अगला लास्ट है कि यदि अभिक्रिया में उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें भी हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, एक इधर से एक इधर से। बोले सर ये कहाँ पे होता है? तो बिल्कुल आसान सा था, ये NH वाला दिया था, मैंने बताया था ना, N2 प्लस में H2 ये बन जाएगा NH, हमारा NH3 बन जाएगा, बैलेंस कर लेना, ये इधर घुमा दिए हम, तो इससे ये भी बनेगा, इससे ये भी बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी रिवर्सिबल है, इससे ये बनेगा और इससे यहाँ ये बनेगा, समझ रहे हैं ना, इससे ये। सर क्या बता रहे हैं, हवा में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण को ना प्रभावशाली बनाने के लिए हम ये सब उपाय करेंगे। और जानते हैं ये सब उपाय नहीं करिएगा ना, बकलोल ऐसा लगेगा आपका समीकरण, लोग समझ ही नहीं पाएगा क्या लिख के रख दिया, कचरा करके रख दिया है। सर जी इतना काम कर देंगे तो कचरा नहीं होगा, अरे नहीं ना होगा, ये अच्छा वाला बात होगा, समझते हो ना तुम लोग, अरे अच्छे बच्चे हो। चलिए अब हम सर जी कल अन्याय कर दिए, हमको सिखाए नहीं समीकरण को संतुलित करना, आज सीखेंगे और इसका एक प्रॉपर अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ABCD मेथड वाला, दुनिया का कोई सा इक्वेशन सॉल्व कर देता है वो। तो अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल यानी अनुमान विधि लगाएंगे। अनुमान विधि सर किसको कहा जाता है? अनुमान लगाएंगे कि यहाँ 3 रखने पे शायद हो जाएगा, यहाँ 2 रखने पे शायद हो जाएगा। तो चलिए अनुमान विधि को अपने अनुमान के अनुसार से यहाँ लगाते हैं। मैंने एक डब्बा बनाने सिखाया था पिछले लेक्चर में, याद है? मैं कभी कभी बोलता पिछले चैप्टर मुंह से निकल जाता है तो माफ़ करना यार, ठीक है ना। पिछला जो पार्ट हुआ था, पार्ट 1, हम लोगों ने उसमें देखा था कि एक डब्बा ऐसे बना लेते थे, LHS RHS, उसमें कुछ लिखते थे। उसी तरीके से आप हर में डब्बा बनाना, पहले अनबैलेंस डब्बा फिर बैलेंस डब्बा। आपको यदि एग्जाम में मिले 2 नंबर का तो ऐसा नहीं सिर्फ 2-3 लिख देना काम हो गया आपका, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 पीस है। चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण का संतुलन मतलब जितना इधर का परमाणु उतना उधर का परमाणु, समझ रहे हैं ना। ज़्यादातर केस में हम कोशिश करेंगे अणु बढ़ाने के लिए, परमाणु नहीं बढ़ाएंगे, परमाणु नहीं बढ़ाया जा सकता है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 पीस है, इधर भी मैग्नीशियम 1 पीस है। मैग्नीशियम बाबा की जय हो, कुछ नहीं करना है उसको हमको। इधर H 1 पीस है, हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइंसाफी, घोर नाइंसाफी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए आगे में 2 लिखेंगे, तो उसमें नहीं करते हम, यहाँ पे स्पेशल जगह छोड़ दिए तो लिखते हैं यहाँ पे Mg प्लस में 2HCl, 2HCl। फिर से जो वैसा भी जो लिखा हुआ वो तो लिख दो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। MgCl2 प्लस में H2। चलिए हमारा एक चीज़ तो बैलेंस में आ गया कि हमारा मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब बारी है क्लोरीन की। क्लोरीन कितना है सर? क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। कुछ करना है क्या? अब कुछ नहीं करना है, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक मैग्नीशियम इधर, एक मैग्नीशियम इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। एक छोटा सा काम की संतुलित। चलिए इसको करके देखते हैं। वीडियो रुक के आप लोग करिए तो पहले, अच्छा किया नहीं किया तो फिर से देखते हैं, हम करते हैं। एक एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। क्लोरीन 3 है, क्लोरीन यहाँ 2 है। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का दिखे ना 3-2, तो आप उस समय समझ जाइए दोनों में ना किसी फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, इसके किसी गुणनखंड से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 है, वो 2 को इक्वल करने के लिए बिना आपको एक गुणज पकड़े काम नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है। यदि दोनों को हम 6-6 को कर दें तो आसान हो जाएगा। तो उसमें भी 3 से गुना कर दें, 3 से गुना करने पे काम चलेगा क्या? देखिए किससे गुना करना पड़ेगा। यदि हम इसको यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पे मेरा क्लोरीन तो 6 हो गया, यहाँ पे अलग से लिखते हैं इसके लिए, अच्छा एक इसी में लिख देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन मेरा 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ क्या? 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो हमारे पास फिलहाल आया 2AlCl3 प्लस में CaOH का होल 2 बनाया है AlOH का होल 2 प्लस में 3CaCl2। इतना तो बन गया है। अब देखिए बाकी चीज़ बैलेंस है क्या? यहाँ पे देखिए तो कैल्शियम कितना पीस है? 1 पीस। इधर कैल्शियम कितना पीस है? 3 पीस। अन्याय हो गया, तो इस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए 3 है ना, तो इसको 3 कर दीजिए। लो जी सर जी 3 कर दिए। अब देखिए हमारा हो गया कैल्शियम 3,
कैल्शियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा कितना पीस है? 1 पीस है। यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा 2 पीस है। क्या करना चाहिए आप ही बताइए। लेकिन उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, उससे पहले एक जोरदार सा ध्यान यहाँ भी देना है कि यहाँ OH मेरा 2 है, यहाँ OH 2 तिया 6 हो गया है। इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लगता है मुझे कुछ मिस्टेक रह रहा है। ओहो, मिस्टेक यहाँ है। एल्युमिनियम ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये यहाँ पे 3 होगा। सर 3 क्यों होगा? अपने मन से नहीं बनने लगा 3 लगा दिए। अरे नहीं बच्चा लोग, ऐसा कुछ नहीं किए हम। आप ये देखिए, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, हाइड्रोजन का ये OH का 1 होता है। OH वाला इधर आ गया, 3 वहाँ गया है। अब देखिए आसान पड़ जाएगा आपका। अभी तक जो सही से नहीं बन रहा था, ये गलती हो गई, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। लिखने में तो देख के लिखते हैं तो हो ही जाता है 1-2, ठीक है ना। एल्युमिनियम 2 पीस, एल्युमिनियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। अब देखिए सारा का सारा बैलेंस हो गया होगा आपका। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन। ये देखिए Ca जो है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है Ca? यहाँ पे हमारा Ca हो गया है 3, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 3। ध्यान से देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा Ca 3 है, यहाँ पे भी Ca 3 है। OH 3 दूनी 6 है, OH 3 दूनी 6 है। देखिए अब बैलेंस हुआ। यदि दूर रहता तो कभी नहीं हो पाता वहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए कंप्लीटली बोला जाए ना तो हो गया हमारा, ठीक है। आप यहाँ से इस चीज़ को मिटा लीजिएगा और फिर अपना सही से बनाइएगा। चलिए उसी में हम लोग सब कुछ कर दिए। 2 3 यहाँ पे क्या दिए थे? 2 दिए और इधर 3 दिए। अब ये हमारा बैलेंस्ड हो गया है ना। आप बैक करके जो ताज़ा लिखा हुआ था उसको लिख के फिर बैलेंस करना खुद से। यहाँ पे 3 लगा लेना, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, इसको करते हैं। सर ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे देखने में। अरे ये तो हल्का सा है, चौक गिर गया, 1 मिनट। ये तो हल्का सा है। कैसे हल्का सा है सर? Fe1 Fe3, चुपचाप 3 लगा दो, 3 Fe हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 4, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 4, यानी ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O। अब यहाँ पे देखिए Fe3O4 प्लस H2 गैस। बोले सर जगह काहे के लिए छोड़े हैं वो? समझ रहे हो आप लोग? हाँ बुद्धिमान हो गए अब। 3 3 4 4। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 8। अनुमान ही तो है ये, इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, अनुमान विधि है ना, अनुमान विधि। कल मैं आपको ABCD मेथड सिखा दूंगा। कल मतलब आप वीडियो सर्च कर लेना, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन बाय ABCD मेथड, या ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, या अभिक्रिया संतुलित करने का ABCD मेथड, कुछ भी सर्च करना आ जाएगा। बाय गौतम सर देना तो मेरा आएगा, बाकी बहुत सारे टीचर बताए होंगे। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये बैलेंस्ड वाला है, ये बैलेंस्ड वाला है, ये बैलेंस्ड वाला है। इसको मिटा लीजिए। मैं नहीं मिटा दिया, आपको टाइम लगता ना मिटाने में। चलिए अब देखिए, ये था ये बनाए, ये था ये बनाए, ये था ये बनाए। बाकी आप लोगों के लिए सर क्यों अन्याय कर रहे हो बता दो ना, कम से कम सही तो हो जाए मेरा। अब इतना नहीं करोगे आप ही बताओ तो। चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ पे 2 गो है। मैंने बताया था 6 कर दो दोनों को, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं। सॉरी यहाँ पे 2 लगाते हैं ना, तब ना। यहाँ पे 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। बचा KCl, यहाँ 2 पीस है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। कुछ था कहाँ इसमें? देखिए एल्युमिनियम 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो सबसे पहले 2 लगाइए, बहुत अच्छा है। अब देखिए H2SO4, H2 है तो H2 सही है, SO4 है, लेकिन यहाँ SO4 देखिए क्या गो है, SO4 3 गो है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3 SO4। जब 3 SO4 लगाए तो हमारा हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन इसके आगे 3 लगा दीजिए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहेगा बैक करके देख लीजिए, है ना। बिल्कुल आसान से बता रहा हूँ यार मैं तो, है ना। आपके बुक वाला सारा इक्वेशन लिया हुआ मैंने। तो ये हो गया हमारा फिर से बैलेंस। गिन लो, विश्वास नहीं तो। एल्युमिनियम 2 पीस, एल्युमिनियम 2 पीस, सल्फेट यहाँ देखिए 3 चौके 12 गो सल्फेट हो गया ना, यानी S 3 गो हो गया, ऑक्सीजन 4 तिया 12 गो हो गया। यहाँ पे देखिए SO4 का होल 3 यानी 4 तिया 12 गो सल्फेट हो गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से सारा समीकरण को संतुलित कर लिया है। इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया की ओर। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग इसका एक बार ले लो
पिक्चर यानी स्क्रीनशॉट बाद में ताकि कॉपी पर लिख सको। वैसे वीडियो रोक के लिख रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। स्क्रीनशॉट बाद में स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाया जाए। नहीं सर स्क्रीनशॉट, तो चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, उधर का ले लीजिए, और इधर आ गया उधर का ले लीजिए। तो अब मिलते हैं इसके स्लाइड के नेक्स्ट पार्ट में। सर जी वीडियो खत्म कर, अरे रुको ना भाई रुको, अभी बस इसको तो शुरू किए हम लोग, अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जस्ट 1 सेकेंड में। तो अब आए हैं वीडियो के मज़ेदार से पार्ट्स के पास, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में चैप्टर में ये पढ़ना है हमको। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, इसको आसान बनाने के लिए पढ़ रहे थे। एग्ज़ाम में आपका यही पूछा जाता है, ये 5 नंबर का लगभग बार पूछा जाता है। 2-4 रिएक्शन का नाम दे देगा, बोलेगा बेटा इसके बारे में बताते रहो। बेटा परेशान है सर जी, साल भर पढ़ लिया, अंतिम में रट रहे हैं। आप पूरा सही से देखो, रटा ना तो पढ़ाना जोड़ दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो, रटने नहीं दूंगा मैं आपको। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको, इसका जानते हैं एक और नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, अभी देखे सुनना देंगे तो समझिएगा अभिक्रिया, आर के देके एन देंगे तो उसको अब कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये वो रिएक्शन है। अब देखिए संश्लेषण या सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे किसको, जब भी 2 लोग मिल के तीसरा लोग को पैदा कर देगा ना, इस प्रकार के रिएक्शन को संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, उसको तो शादी कहते हैं। हाँ, शादी वाला रिएक्शन को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई 2 पदार्थ अभिक्रिया आपस में संयोग करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसका गुणधर्म पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ने वाला, संयोजन मतलब जोड़ने वाला। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बताता हूँ, पहला एक बताता हूँ एलिमेंट के बीच में। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तत्व और तत्व का संयोजन कैसे होगा। ये देखिए जैसे सल्फर नाम का मेरा तत्व था, ये एक ऑक्सीजन नाम के तत्व से अभिक्रिया किया तो ये बनाएगा SO2। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 को मिल के तीसरे का निर्माण कर रहा है। 2 को शादी किया, तीसरा बच्चा आ गया। समझ रहे सर, बच्चा ही बड़ा लग रहा है देखने में, क्या करोगे, ज़माना बदल रहा है, 4G ज़माना है, 5G आ गया ना जी। चलिए S+O2 SO2 बन गया, C+O2 CO2 बन गया। इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या ये सर तत्व के ही बीच में होता है? नहीं, ये तत्व यौगिक के भी बीच में होता है। तो दूसरा यहीं पे ले लेते हैं, जिसमें एक तत्व और एक यौगिक हो, तत्व और यौगिक के बीच में। ये तो पिछले क्लास में सर जी हमने देखा था, Zn वाला याद आया। जिंक को यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये Zn तत्व है, H2SO4 एक यौगिक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 मिलके तीसरा या चौथा जो भी बना दे, 2 मिलेगा संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या सर तत्व या तत्व यौगिक के साथ होता है? नहीं, ये यौगिक के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यौगिक एवं यौगिक के बीच कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है सर, कैसे रिश्तेदारी करता है यौगिक। आप लोगों ने पिछले क्लास में पहला एग्जाम्पल याद है, अम्ल क्षार वाला, वो भी तो इसी का हो गया। मैं ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल आपको ज़्यादा नहीं दूंगा कि एकदम 10 को रटे जा रहे हैं, लगभग एक से ही सारा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा HCl था, इसने NaOH से अभिक्रिया किया। अब देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक यौगिक है। यहाँ भी इतना सारा बहुत सारा सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब मिलके एक यौगिक बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करके NaCl बना लेगा, प्लस में इसका क्या कर लेगा, बना देगा NaOH से बन जाएगा H2O बना देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे 2 यौगिक मिलके किसी तीसरे का निर्माण कर रहा है, पैदा कर रहा है, बार बार पैदा आ रहा है। देखो कोई बात नहीं, पैदा हो जाएगा। इस प्रकार के रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कोई कंफ्यूजन बच रहा है क्या सर, लिखेंगे कैसे? मेन तो कंफ्यूजन ये है, अरे बच्चा लोग जो लिख रहे हैं इसी को लिख दो आप, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, संयोग करके, योग करके, जुट करके, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सर रिपीट करिए, बीच में ब्रेक कर दिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके किसी नए तत्व का निर्माण कर देता है, नए यौगिक का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, पदार्थ लिखना, नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल ये दे देना, एक एग्जाम्पल ये दे देना, एक एग्जाम्पल ये दे देना। परीक्षा में सर इतना एग्जाम्पल देंगे तो आप पे डिपेंड करता है, आप सिर्फ एक को ही दे के छोड़ सकते हैं। आप लिख दीजिएगा लेकिन इसके बारे में, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उदाहरण मैं नोट्स ना PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। अब ज़्यादा चैप्टर का मैं नहीं देने वाला हूँ, कुछ यहाँ पे चोर लोग भी हैं तो मेरे को उससे भी सावधान रहना पड़ता है, क्या करें यार, ठीक है ना। तो ये जो है ना S यहाँ पे मतलब लिखिएगा। उदाहरण जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, तो नीचे में आप लोग इसके बारे में लिख करके इसको बक्से में बंद कर दीजिएगा इस टाइप से, ताकि ये बक्सा से निकले नहीं, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। मज़ा आया क्या? मज़ा आया तो लाइक वाला बटन दबाओ ना। दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का दूसरा भाई है वियोजन, है ना। वियोजन अभिक्रिया सर इसको ये क्या होगा समझ रहे, मन ही मन में समझ रहे हैं आप लोग। वियोजन अभिक्रिया इसका भी दूसरा नाम है सर क्या? अब अभिक्रिया कितना लिखते रहे, अभी देखे सुनना देते हैं। इसका नाम दूसरा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा वियोजन अभिक्रिया, क्या होगा नॉन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या अनकॉम्बिनेशन कह दो, ठीक है ना। क्या होगा सर बताइए जरा सा। इसमें दो को मिल करके तीसरा बना रहा था, इसमें इक्के को 2-3 को बना देगा, टूट जाएगा। इसको टूटने वाला रिएक्शन कहेंगे। ये था जुटने वाला रिएक्शन, ये है टूटने वाला रिएक्शन। इसका सेम उल्टा है, ये टूटने वाला रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, याद आया। इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक, नहीं तो ये लंबा सा लिख देते, बोलते सर क्या क्या लिख दिए, खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब सब समझ में आ रहा है, पहले से जाना पहचाना आ रहा है। नाम जो जो बोलते जाते हो हम लोग ध्यान में रखा करिए। सर उतना उतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, आप पूरा मेरे साथ पढ़ो तो एक को फॉर्मूला याद करना पड़ा तो फिर बताइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल बोल के थक गए, अब उसका बार बार लिख के दें क्या NaOH, बोले सर नमक का नहीं याद होता है। पढ़ेंगे ना जब धातु अधातु चैप्टर, सारा का सारा फॉर्मूला आपके मुंह पे होगा, बिना याद किए। यही तो खूबी है पढ़ने में और रटने में। आप देखिए कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा आज के बाद। वियोजन अभिक्रिया हो गया, जब भी कोई एक यौगिक टूट के नए 2 यौगिक का निर्माण कर देता है, अपघटित होकर नए यौगिकों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। इसके नीचे इक्वेशन देके बक्सा बना दीजिएगा, काम खत्म। चलिए तीसरा सर बताइए। देखिए एक बताया जोड़ने वाला, एक बताया तोड़ने वाला। अब एक देख लेते हैं उष्मा से संबंधित, है ना। उष्मीय रिएक्शन, उष्मीय अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। उष्मीय अभिक्रिया, है ना। हीट रिएक्शन, हीट रिएक्शन सर किसको कहेंगे? हीट रिएक्शन 2 टाइप में होता है, एक जिसमें हीट निकलेगा, एक जिसमें हीट लगेगा, है ना। ये 2 टाइप का होगा, एक का नाम होगा एंडोथर्मिक, एक का नाम होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ एक्सोथर्मिक। सर अंग्रेजी पढ़ाने लगे, बकलोल बनाने लगे, अरे रुको तो भैया। एक्सो मतलब निकलने वाला, एंडो मतलब समाप्त, एंड हो गया, निकलने वाला मतलब एक्सो मतलब निकल रहा है, एंडो मतलब लग रहा है, याद रखना। एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लो खुश, हिंदी भी लिख दिए, मजा आ गया सर। किसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता हो, निकलता हो। जैसा एग्जाम्पल पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हाँ याद है सर, मीथेन गैस को जलाया था, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बना था बच्चों लोग? कार्बन डाइऑक्साइड बना था सर। अच्छा, और जल बना था सर, और क्या बना था? ऊष्मा निकला था सर। मजा आ गया। तो जब भी ऊष्मा प्लस में आए वो ऊष्मा छेपी। छेपना मतलब क्या होता है? छोड़ना। ऊष्मा छोड़ रहा है, गर्मी छोड़ रहा है, मतलब युद्ध करने वाला रिएक्शन है। युद्ध के बाद गर्मी छोड़ने लगता है इंसान, ठीक है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। श्वसन कैसा अभिक्रिया बताइए तो? श्वसन भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान भी हम लोग हीट निकलता है हम लोगों की बॉडी से। देखिए खाना खाते ही ना, जितना ज़्यादा खाना खा रहे हैं उतना ज़्यादा श्वसन हो रहा है। बोलिए सर खाना खाना मतलब श्वसन होता है, हम तो सोचते सांस लेना मतलब श्वसन होता है। श्वसन का डेफिनेशन बदल लेगा। सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता है,
ये जो खाना खाए हैं ना उससे एनर्जी बनाना श्वसन कहलाता है। तो वो पढ़ेंगे बायोलॉजी में, उसमें और मतलब बायोलॉजी में तो पता ही आपको, बताना नहीं चाहिए मुझे। चलिए उष्मा क्षेपी आप लोग समझ गए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकले, गुड, छेपना मतलब निकलना, उत्सर्जित हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी कहेंगे। सर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे वैसी उष्मीय अभिक्रिया, है ना, वैसी रासायनिक उष्मीय अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा का निर्माण करता है। ये उष्मा का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। एक और सर बता दीजिए, ये वाला चूना पानी वाला लीजिए। कैल्शियम जो हमारा, इसको कली चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या सूखा चूना के नाम से जाना जाता है। वो जो बोरा में पैक देखते हैं ना जी, दीवार वाल पेंट करने के लिए, चुनौती करने के लिए जो लेते हैं, इसमें आप जाके घर पे पानी मिलाइएगा, देखिए खदकने लगे, उबलने लगेगा। वो काहे? सर गर्मी निकलता है, बहुत गर्म होता है। प्लास्टिक के बाल्टी में डालिए पिघल जाएगा, इसीलिए चूना को ना पानी में लोहे के बाल्टी में दिया जाता है या एल्युमिनियम की बाल्टी में। प्लास्टिक बाल्टी में दे ना दीजिएगा, फट जाएगा बाल्टी, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलेगा। सर बनेगा क्या इससे? यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ। ये बनेगा CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना के भी नाम से जानेंगे। भखड़ा का है, अब यहाँ देखिए ना, कहता है पानी डाल के भखड़ा दिया है, भखड़ गया, पानी से भखड़ गया। ये तो ठेठी वर्ड है ना जी, अंगिका भी नहीं है। भखड़ना मतलब क्या होता है? पानी डाल देना। तो देखिए पानी डाल दिए। और इसका दूसरा नाम क्या? बुझा हुआ चूना। पानी डालेंगे तो बुझ नहीं जाएगा आग, तो बुझा हुआ चूना, बुझ गए बुझा हुआ चूना। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकला, प्लास्टिक की बाल्टी को पिघला दिया। अब ऐसे करके याद रखना, प्लास्टिक बाल्टी कौन पिघलाता था? हाँ, चूना वाला, कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलाते थे। वेरी गुड। ये था उष्माक्षेपी। इसका दूसरा बच्चा है उष्माशोषी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। सर ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये वही वाला अभिक्रिया है जो हम लोग अभी तक नाइट्रोजन N2N2 वाला कर रहे थे। मिट गया क्या? हाँ मिट गया, मिट गया या लुट गया, बोर्ड मिटाने के बाद मिट गया। देखिए एंडोथर्मिक उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे? वैसी रासायनिक उष्मीय अभिक्रिया, लिख देना, एक वर्ड लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ये तो ऐसे ही लिख सकते हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा का अवशोषण हो, है ना, उष्मा लगता हो, उष्मा का अवशोषण हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर एग्जांपल बता दीजिए। तो N2 जो है ये O2 से अभिक्रिया करके 2NO बनाएगा, साथ में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी उष्मा उसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को उष्माशोषी रिएक्शन कह देंगे। कोई भारी लगा कुछ क्या? ये तो शुरुआत है। ऐसे ऐसे में 20 रिएक्शन, 20 तो नहीं, 10-15 रिएक्शन आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे अब तो जो आएगा ना उसमें मज़ा ही मज़ा आएगा। पता है इसके बाद जो भी आएगा उसमें मज़ा आएगा। शादी ब्याह करवाएंगे, बीवी बदलवाएंगे। सर बीवी बदलवा दीजिएगा, ऐसे कैसे होगा? अरे देखेंगे ना वो भी। तो वैसे रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम हो गया ज़्यादा, मिलते हैं। हाँ सर आपने बोला था PDF डिस्क्रिप्शन कुछ तो बता रहे थे ना, तो बचवा लोग आप चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आपको PDF हैंड रिटन नोट है वो, वैसे ही आपको लिखना है। आइडिया ले लो आगे से, लेकिन खुद आपको बनाना पड़ेगा। मैं सारा दूंगा नहीं आपको, मैं बताऊंगा, बनाना आपको खुद पड़ेगा। आधा मेहनत में, आधा बराबर। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो देखते हो, बराबर काम करते हैं ना? हाँ सर बराबर तो करते हैं। चलिए तो बिल्कुल एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है। कभी ये नहीं सोचना कि भाई क्या सब लिखा हुआ है पढ़े। समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करो सर, वहाँ पे समझ नहीं, पॉइंट का नाम लिखो। एक लड़का डायरेक्ट लिखता सर कुछ समझ में नहीं आया, सर हम आगे पढ़ के मुझे भाई इतना मेहनत मेरा पानी में गया, टाइम भी, मेहनत भी, डाटा भी, आपका भी डाटा, आपका भी टाइम। तो वैसा कुछ हो ना, आप प्रॉपर लिखो ना पॉइंट के बारे में। सर उस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, अगली वीडियो में मैं बताता हूँ ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सर रिएक्शन के बारे में, वो भी बहुत जल्दी मैं रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा कि वाकई ये सब जो कर रहे हैं हो रहा है। ऐसा क्या सर करोगे आप? अरे हाँ रे बच्चा, ये करेंगे। चूना को पानी में डाल के दिखाएंगे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।